नेक्स्ट लेते हैं अपन इसके बाद फोर्थ नंबर, पार्ट्स पर मिलियन। जिसको पीपीएम भी बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये भी हम 3 तरह से कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये बिल्कुल जैसे परसेंटेज हम निकालते हैं, परसेंटेज 3 तरह से, एक वेट बाय वेट परसेंट, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और एक क्या था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। जिस तरह परसेंट में 100 छुपा होता है 1/100, उसी तरह से पर मिलियन में क्या छुपा रहेगा, 1 मिलियन। 1 मिलियन किसको बोलते हैं, 10 लाख को। 10 लाख मतलब 10⁶, तो यहाँ 10⁶ छुपा रहेगा। जिस तरह परसेंटेज में सॉल्यूशन की क्वांटिटी अगर निर्धारित नहीं है क्वेश्चन में, तो हम अपने से कितना मान लेते हैं, अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं 100 ml, अगर हम सॉल्यूशन का वेट ले रहे हैं 100 ग्राम, उसी तरह यहाँ भी अगर सॉल्यूशन की क्वांटिटी फिक्स नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो अपने से हम कितना मान लेंगे, 100 मिलियन, समझ रहे हैं, या 100 या 100 नहीं कहेंगे, 10⁶ मिलियन। 100 तो परसेंटेज के लिए है ना, यहाँ हम मिलियन की बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी ले लेंगे अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो 10⁶ मिलीलीटर, और वेट में लेना है तो 10⁶ ग्राम। ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको, सेम वैसा ही है। यहाँ भी वही रेशियो हम लेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, इसका सबसे पहले यूज देखिए कहाँ पर होता है, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये बहुत रेयर चीज़ों को कैलकुलेट करने में इसका हम यूज़ करते हैं। जैसे वाटर का हार्डनेस कितना है, डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब आप समझते हैं, कोई पानी हम बोलते हैं कि बहुत कठोर है, हार्ड है। हार्ड मतलब अब वो टाइट नहीं होता सॉलिड की तरह, हार्ड मतलब ये होता है कि अगर हम उस पानी से कपड़े धोएं तो हमारा साबुन जो है वो उसमें झाग नहीं देता, कपड़े साफ नहीं होते, तो उसको फिर सॉफ्ट करना पड़ता है गर्म करके, डिटर्जेंट डाल के, तब वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट पानी से कपड़े आसानी से धुलते हैं, वो मैल आसानी से निकालता है। लेकिन अगर वाटर हार्ड है तो आपका ना डिटर्जेंट उसमें घुलेगा, आप दुनिया भर के साबुन रगड़ लीजिए, उसमें से झाग ही नहीं आएगा, कपड़ा साफ नहीं होगा। ये होता है हार्ड वाटर। तो कौन सा पानी कितना हार्ड है उसकी डिग्री को मेजरमेंट करने के लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह हमारा एयर जो है, हमारा एटमॉस्फेयर जो है, उसमें पॉल्यूशन भी होते हैं, दुनिया भर के डस्ट पार्टिकल या गैसेस चिमनी में से निकलती हैं। हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, उसके स्मोक निकलते हैं। संसार में कितने सारे व्यक्ति हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, हर घर में 2-3 गाड़ियाँ होती हैं। दुनिया भर की इंडस्ट्री फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं, ठीक है, जिससे कंटिन्यूसली स्मोक निकलता रहता है और एयर पॉल्यूट होता रहता है। तो एटमॉस्फेयर में कितने पॉल्यूटेंट के पार्टिकल्स हैं उसका कैलकुलेशन भी हम इसी से करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको नापा नहीं जा सकता, तो उसको हम मान लेते हैं कि हम 10⁶ पार्ट ले लेते हैं एटमॉस्फेयर के, उसमें जितने पॉल्यूटेंट के पार्टिकल्स होंगे वो उसका कंसंट्रेशन कहलाएगा इस सॉल्यूशन का, समझ रहे हैं। तो उसमें पॉल्यूशन हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें हम ऐसी ही चीज़ें मेजरमेंट करते हैं जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको हम तौल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तो हम इसमें निकाल लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही हम मेजरमेंट कर रहे हैं। एयर में कितना पॉल्यूशन मिला हुआ है, अब एयर को कैसे नापेंगे आप, कोई तरीका नहीं हमारे पास नापने का, इसलिए एयर के पार्टिकल्स हम कितने ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने एयर के कितने पार्ट लिए 10⁶, उसमें जितने पार्टिकल होंगे पॉल्यूटेंट के, ठीक है, ये वाला कंसंट्रेशन उसके पॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो थोड़ा सा नोट कर लीजिए किसके लिए यूज होता है। To check degree of hardness of water, we have to calculate. To check degree of hardness of water, इसी तरह से to calculate pollutants present in atmosphere, ठीक। अब ये भी 3 तरह से
मेजर होता है, ठीक है। एक है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट, ठीक है। वेट बाय वेट मतलब न्यूमरेटर में हम किस चीज का मेजरमेंट लेते हैं, सॉल्यूट का। डिनोमिनेटर में किसको रखते हैं, सॉल्यूशन को। तो सॉल्यूट का क्या लेना है, वेट। सॉल्यूशन का क्या लेना है, वेट। सो दिस इज वेट यानी मास, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन भी किसमें, ग्राम में। अब जैसे परसेंटेज में, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह पार्ट्स पर मिलियन में मिलियन बनाने के लिए मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिए, ये ppm बन गया। समझ में आया ये। इसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब आप समझ गए यहां पर हमको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, या जिस चीज का भी निकालना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ये ना, सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, जिसका निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। इसी तरह से पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ml में 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है। तो ये कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। परसेंटेज जैसा ही है, बस परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और मिलियन बनाने में 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी कैलकुलेशन वैसा ही है जैसे परसेंटेज का आपने निकाला था, ठीक है। हर बार ऊपर हम सॉल्यूट ले रहे हैं, नीचे सॉल्यूशन ले रहे हैं हर केस में, ठीक है। ये हो गया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें आप करके दिखाएंगे। ठीक है। ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब सॉल्यूशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और उसमें सॉल्यूट बिल्कुल थोड़ा सा होता है। जैसे एयर हमारा सॉल्यूशन है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, तो एयर सॉल्यूशन हो गया। इस एयर में पॉल्यूशन की मात्रा बहुत कम है, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में पॉल्यूशन बहुत थोड़ा सा है। तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के सॉल्यूशन में बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट जब होता है तो उसको ppm में निकालते हैं। वाटर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें हार्डनेस कितना है, बिल्कुल थोड़ा सा। कितना हार्डनेस कैसे होता है उसमें, उसमें कुछ मिनरल्स मिले रहते हैं, कुछ पॉल्यूशंस मिला रहता है, कुछ इम्प्यूरिटी रहती है, वही उसको हार्ड बनाती है। अगर हम उसको छान दें तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो ज्यादा क्वांटिटी के पानी में थोड़ा सा क्वांटिटी का इम्प्यूरिटी मिला है तो इसको हम ppm में मेजर करते हैं। याद रहेगा आपको ये, ठीक। एक क्वेश्चन नोट करिए। 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, full stop. Calculate the concentration of solution. Calculate the concentration of solution in terms of ppm. इसी क्वेश्चन को मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी पूछ सकता हूं आपसे, इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ppm। हो गया। कैसे निकालेंगे, देखिए सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी दी हुई है, 1000 ग्राम। सॉल्यूशन की क्वांटिटी कितनी है, 1000 ग्राम। उस 1000 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 10 मिलीग्राम लिखा, 100 मिलीग्राम लिखा, 100 मिलीग्राम। 100 मिलीग्राम होता कितना है, मिली का क्या मतलब होता है, 10 टू द पावर -3। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम कितना हो गया, आई थिंक 0.1 ग्राम हो गया।
तो कहाँ 1000 ग्राम का सॉल्यूशन और कहाँ उसमें 0.1 ग्राम का सॉल्यूट। सॉल्यूशन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई और सॉल्यूट उसमें बिल्कुल थोड़ा सा है, इसलिए इसको हम किस में निकाल रहे हैं, पीपीएम में निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों का वेट दे रखा है हमको, तो पीपीएम कौन सा लगना है, वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ओरल क्वेश्चन है ये। सॉल्यूट कितना रखें भाई, यहाँ मैं यहीं पे लिख देता हूं 100 मिलीग्राम, ठीक है ना, मिलीग्राम मतलब 10⁻³ डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट कितना था 1000 ग्राम, ठीक है, इंटू 10⁶। यहां से 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, ये 10 है पावर 1, ये जब ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा -1, तो ये -3 है, -1 आया कितना हो गया -4, 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶, 10⁻2 10⁻2 यानी 100 ग्राम। समझ आया, कितना हो जाएगा सॉल्यूट, 100 ग्राम ही हुआ ना, 100 ग्राम ही आएगा, ठीक है ना, ठीक, नोट करिए। हो गया आपका ये न्यूमेरिकल। चलिए अगला मैं ले रहा हूं मोल फ्रैक्शन, 5th नंबर मोल फ्रैक्शन। इसका आंसर कितना आया था 100 ग्राम, ठीक। 5th नंबर हम ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो डिवाइडेड बाय हो, एक टर्म न्यूमरेटर में हो एक टर्म डिनोमिनेटर में हो, जैसे मास फ्रैक्शन आपने निकाला, ठीक है, उसी तरह मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मास फ्रैक्शन में हम किस चीज का फ्रैक्शन बनाते हैं, मास का। मोल फ्रैक्शन में किस चीज का फ्रैक्शन बनाएंगे, मोल का। जिस तरह मास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में क्या आता था, मास ऑफ सॉल्यूट, या जिस कंपोनेंट का निकालना है मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। सो इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे इसको डिफाइन कर लेते हैं, इट इज रेशियो ऑफ number of moles of one component to the total number of moles. प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी। ए हम सॉल्वेंट के लिए रिजर्व रख रहे हैं और बी सॉल्यूट के लिए रिजर्व रख रहे हैं। तो अगर मुझको ए के मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, जिसको हम लिखेंगे कैसे, एक्स से लिख रहे हैं, एक्स ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स आप कैपिटल लिखिए स्मॉल लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये क्या होगा, जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम एन लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या यूज करते हैं, स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, जितने कंपोनेंट हैं उस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो भी सॉल्यूट दिया रहेगा, सॉल्वेंट दिया रहेगा, उस फॉर्मूले का। समझ में आ रही बात, तो ये ए कंपोनेंट का हो गया। इसी तरह बी कंपोनेंट के लिए
दिस इज x ऑफ b, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b, जिसका पूछा जा रहा है उसका ऊपर डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट हैं उस सॉल्यूशन में उनके नंबर ऑफ मोल्स टोटल। ठीक है, मास फ्रैक्शन जैसा ही है, मास फ्रैक्शन जैसा ही है ना, ठीक है ना। अच्छा, फिर एक इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आपको याद रखना है, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता। समझ में आया? किसी भी सॉल्यूशन का, उसमें जितने कंपोनेंट हैं हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, सबको ऐड करिए, 1 से ज्यादा कभी भी किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन नहीं हो सकता। समझ में आया? इसका मतलब है अगर इंडिविजुअल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालें तो वो हमेशा कितना आएंगे? 1 से छोटे आएंगे। भाई सब सारे कंपोनेंट के मिला करके तो 1 होते हैं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो एक एक कंपोनेंट के कितने आएंगे? 1 से छोटे छोटे आएंगे, 0 पॉइंट कुछ कुछ, याद रहेगा। तो एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं हर एक कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है, वो हमेशा 1 से छोटा आएगा। और अगर सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? एक सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है? 1। ठीक है ना, इसको नोट कर लेते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन यानी XA प्लस XB इज इक्वल टू NA अपॉन NB, NB अपॉन, एलसीएम लेकर के देखिए 1 आएगा ये। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में आप मोल फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं और किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपने निकाला जो कि 1 आ गया या 1 से ज्यादा आ गया, तुरंत दिमाग लगाइए कि किसी इंडिविजुअल एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी 1 नहीं होता। एक सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है, कंपोनेंट के नहीं होते। कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन हमेशा कैसे आएंगे? 0 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना, याद रहेगा ये आपको। अगर कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, 1 आ रहा है या 1 से ज्यादा आ रहा है, तो आप अपना कलम वहीं रोकेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। और इस पर एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, ये नोट करिए, मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद फिर मैं नोट करता हूं। यहां तक हो गया आपका? हो गया? हाँ, नोट करिए। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आता है क्या किसी को? याद है क्या? इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, C2H6O2. Calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution, in a solution in which 20% of ethylene glycol, in which 20% of ethylene glycol, in which 20% of ethylene glycol by mass is present, by mass is present. ठीक है, in which 20% of ethylene glycol by mass is present. हो गया? इसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, शुरू करिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन और हमारा टारगेट है मोल फ्रैक्शन निकालना। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर, और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकाल देंगे, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सबसे पहले पहचानिए सॉल्यूशन में है क्या क्या। हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो कंपलसरली कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2। एक कंपोनेंट क्या है उसमें से? इथाइलिन ग्लाइकोल, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वाटर होगा। समझ में आ गई बात? अब उस सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना है? 20% बाई मास, बाई मास। तो अगर मैं टोटल सॉल्यूशन को 100% मान लेता हूं तो उसमें 20% कौन है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो 80% कौन हुआ? वाटर। अब हम बाई मास ले रहे हैं तो अगर ये 100 ग्राम है तो 20 ग्राम कौन हुआ? इथाइलिन ग्लाइकोल। भाई 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया और 80 ग्राम कौन हुआ? वाटर हो गया। ठीक है ना, तो हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट
आवर सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, बाई मास ले रहे हैं ना, बाई मास 100 ग्राम। मान लेते हैं हमारा सॉल्यूशन कितने का है, 100 ग्राम का है, तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हो जाएगा, 20 ग्राम, और मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। ठीक है, ठीक है। हमको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, वाटर का निकालना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो यहां क्या आना है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल्स और मोल्स ऑफ वाटर। तो हमको दोनों के मोल्स चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल की भी मोल चाहिए और वाटर की भी मोल चाहिए। ठीक है, मोल कैसे निकलता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसे निकलता है ना नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास के लिए मैं वेट यूज कर रहा हूं, मास वेट एक ही चीज है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में अलग अलग होते हैं। और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मोलैरिटी के लिए हम कैपिटल M सिंबल रिजर्व करने वाले हैं। तो मोलर मास की पहचान के लिए मैं यहाँ नॉट लगा देता हूँ। अब से आप याद रखेंगे, कैपिटल M के साथ नॉट लगा है, वो क्या चीज़ है, मोलर मास। किसका, हम किसका निकालने वाले हैं, इथाइलिन। भाई नंबर ऑफ मोल्स तो हमको सबके निकालने हैं, वाटर के भी निकालने हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के भी निकालने हैं, ये हमारा जनरल फार्मूला हुआ। ठीक है ना, अब अलग अलग हम इस पर काम करके निकाल रहे हैं। चलिए, तो हमको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट तो है, क्या वेट गिवन है, दोनों के वेट गिवन है, और क्या चाहिए, दोनों के मोलर मास चाहिए। क्या आप दोनों के मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, कितना आ रहा है, 62 आ रहा है, बिल्कुल ठीक। कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है, 2 × 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने हैं भाई, 6 हैं। ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 ऑक्सीजन है, इनको टोटल करने से कितना आ रहा है, 62। मोलर मास की यूनिट बता सकते हैं क्या, ग्राम, वेरी गुड। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, बिल्कुल ठीक। तो हमको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास पता चल गया 62, और मैंने बहुत पहले कहा था कि वाटर का तो याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार यूज होता है ना। वाटर का कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। अब देखिए, इथाइलिन ग्लाइकोल का मास है मेरे पास, मोलर मास है, मास मोलर मास, क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। वाटर का मास है, मोलर मास है, वाटर के मोल निकाल लीजिए, ठीक है। देयरफॉर मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, दिस इज N, और ये है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे निकलता है, मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मास कितना है 20, और मोलर मास कितना निकाला हमने 62। क्या आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ रहा है 0.32, एक डिजिट और ले लीजिए, 32, एक डिजिट और नहीं निकाला, करके देखिए, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट बता सकते हैं आप, मोल की यूनिट, दिस इज मोल, मोल की यूनिट क्या होगी, ये देखिए, मोल किससे बनता है, मास अपॉन मोलर मास से। मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल मतलब डिवाइडेड बाय मोल। ग्राम ग्राम कैंसल, डिवाइडेड बाय मोल था तो वो मोल ऊपर गया, तो यूनिट क्या बची, मोल। ग्राम कैंसल हो गया ना, मोल, ठीक है।
यहां तक समझ आया? आया भाई? आया? एक डिजिट और निकाला आपने 0.32 3 कितना 2 2.3 आगे नहीं जा रहा, जा 2 है ना, ठीक है, दिस इज 0.322, ठीक है। नाउ इसी तरह हम वाटर के मोल्स निकाल रहे हैं। वाटर के मोल्स भी आपको याद रखने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, दिस इज वेट ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर है 80 और मोलर मास कितना है 18। ये कितना आएगा? हाँ 18 4 जा 0.44, ठीक है, मोल्स, ठीक है। दोनों के मोल हमको पता है। अब हम क्या कर सकते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल भी हमको पता चल गए, वाटर के मोल भी पता चल गए। क्या कर सकते हैं, दोनों के मोल पता है, क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। नाउ मोल फ्रैक्शन, लेकिन किसका? हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, मोल फ्रैक्शन X इथाइलिन ग्लाइकोल is equal to number of moles of ethylene glycol divided by number of moles of ethylene glycol plus number of moles of water। यही फार्मूला बनेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स कितने थे भाई इसके 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 और वाटर का कितना आया 4.44। दिस इज 0.322 divided by this is 2 4 और 2 6 और 6 4 और 3 7.4, ठीक है। सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। है 0.067, इतना ही आ रहा है। यूनिट क्या होती है मोल फ्रैक्शन की, देखिए मोल की यूनिट मोल और मोल्स की यूनिट मोल, मोल डिवाइडेड बाय मोल, कैंसर, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कितना आता है 0.067। अगर हमको वाटर का निकालना है तो ये बाइनरी सॉल्यूशन था दो कंपोनेंट का, ठीक है, और दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मिला के कितने होने थे, सॉल्यूशन का 1 होता है। तो एक का पता चल गया इतना और दोनों के मिला करके 1 होने थे, तो 1 से एक का माइनस कर देंगे तो दूसरे का आ जाएगा, ठीक है, वो हमको नहीं करना है। ये हो गया, समझ में आया आपको, यहाँ तक आया ना। तो बना लेंगे इसके क्वेश्चन आप मोल फ्रैक्शन के कैसे निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको मास भी पता होना है, मोलर मास भी पता होना है, दोनों चीज़ों का, ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर एक कंपोनेंट के मोल आपको लगाने पड़ते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटी उसमें दी हुई है, जितने भी कंपोनेंट दिए हुए हैं, हर एक का मोलर मास आपको पता होना चाहिए, हर एक का मोल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं, मोलैलिटी, ठीक है ना। और यही एक एक्सेप्शनल केस भी है, तो आपको ये याद भी रखना है और ये आगे काम भी आने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है, मोलैलिटी। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं कि हम सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन के बजाय सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्वेंट का हमको वॉल्यूम नहीं लेना है, सॉल्वेंट का मास लेना है, वेट लेना है, ठीक है। कितना लेना है 1 किलोग्राम 1 kg। तो 1 kg सॉल्वेंट लें, उसमें जितने मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए होंगे ये वाला कंसंट्रेशन मोलैलिटी कहलाता है सॉल्यूशन का। समझ में आ रहा है। कितना लेना है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट को कितना फिक्स कर रहे हैं, कितना
अरे बोलो भाई, अगर अभी नहीं याद करोगे तो बाद में तो नहीं होगा याद। ये एकमात्र एक्सेप्शन केस है जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ये बार बार आएगा इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। मोलैलिटी कैसे डिफाइन होती है? सॉल्वेंट कितना लें हम? 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स, मोल्स बोल रहा हूं, मास नहीं, जितने सॉल्यूट के मोल्स घुले होंगे 1 kg सॉल्वेंट में, इसी का कंसंट्रेशन, इसी का रेशियो क्या कहलाता है? मोलैलिटी कहलाता है। यही कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आया? और अगर हम 1 लीटर ले लें सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन का 1 लीटर, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के घुलेंगे, ये क्या कहलाएगा? ये मोलैरिटी कहलाएगी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में अंतर समझ में आ रहा है? अगर मुझे मोलैरिटी बोलना है तो सॉल्यूशन 1 लीटर लेना पड़ेगा, उसमें हम देखेंगे कितने मोल सॉल्यूट हैं। और मोलैलिटी अगर बोल रहे हैं तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेंगे, उसमें देखेंगे कितने मोल सॉल्यूट के हैं। ठीक है? ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अपन लिखते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, क्या लिखेंगे आप? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम, अमाउंट नहीं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। बस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलो सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के होंगे, इसका रेशियो क्या कहलाएगा? मोलैलिटी कहलाएगी। ठीक है? ठीक है? ठीक है? अब दिस इज मोलैलिटी स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स किससे लिखते हैं अपन? स्मॉल n से, और सॉल्यूट के हैं इसलिए क्या लिख दूं? b। ठीक है ना? b कहां से आया समझ में आया? हम सॉल्यूट के लिए b रिजर्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट के लिए a। अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है केजी में। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? a के लिए रिजर्व करेंगे पहचानने के लिए, और मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई हम? w से। ये हो गया सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास। ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप? मास अपॉन मोलर मास, लेकिन किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूट का मोलर मास। तो इसको और हमने थोड़ा सा इलाबोरेट किया, नंबर ऑफ मोल्स को लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे में पहले से क्या है? ये। ठीक है? मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है ये? आया कि नहीं आया? याद आपको यही रखना है, बाद में ये बना लेंगे आप, ये याद रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है? हाँ, एक छोटी सी चीज और ध्यान में रखेंगे, यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है? केजी। और केजी कितना होना चाहिए? कितना? कितना? 1 kg ही होना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, मान लो हमको सॉल्वेंट का मास ग्राम में दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? हाँ, उसको फिर पहले आप केजी बनाएंगे, तब जाके यहाँ मोलैलिटी निकलेगी। समझ में आया? ग्राम में दिया है तो उसको कन्वर्ट करके किस में लाएंगे? केजी में। सॉल्वेंट का मास हमेशा केजी में ही होना चाहिए। है तो ठीक है, पुट कर दीजिए, नहीं है तो फिर आप उसको कन्वर्ट करिए। ठीक है? हाँ, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट, 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 यूनिट यहीं पे लिख लेते हैं, यूनिट। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोल की यूनिट, मोल मास ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मास की यूनिट केजी। तो इसकी यूनिट क्या बन गई? मोल पर केजी। याद रहेगा? मोल पर केजी यूनिट हो गई किसकी? मोलैलिटी की। हो गया ना? इस पर क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अब यहीं से आपके
अब ब्रांडेड न्यूमेरिकल शुरू होंगे, ठीक है। तो हम सारे टॉपिक पहले करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, ठीक। ये हो गया मोलैलिटी। कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? बोलिए बोलिए। नहीं है ना? नहीं है ना? अगर ये ग्राम में है तो इसको केजी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे पता ऊपर 1000 से इंटू होगा? क्योंकि आपने फॉर्मूला याद कर लिया है ना? कन्वर्जन आपको आता है ना, ठीक है। देखिए हमको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? इतने होंगे, होंगे ना। अब हमको मान लो क्वेश्चन में दिया है कि 75 ग्राम सॉल्वेंट है, 75 ग्राम। तो देखिए ग्राम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं केजी बनाने के लिए? 1 ग्राम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं केजी बनाने के लिए? 1/1000। तो मान लो हमको दिया हुआ है 75 ग्राम, ये ऐसे 75 ग्राम। इस 75 ग्राम को केजी बनाना है, तो 75 छोड़ दीजिए, ग्राम देखिए, ये सिर्फ ग्राम को देखिए कितने ग्राम है ये? 1 ग्राम। नंबर छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ जी होता तो ये कितना होता? 1 जी। अब 1 जी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो इस जी की जगह हमने क्या लिख दिया? 75 अपनी जगह है, जी की जगह क्या आ गया? 1/1000, और ये रहा केजी, 1/1000 ऊपर केजी। तो ग्राम की जगह केजी आ गया कि नहीं? तो इस वेट के नीचे क्या लग जाएगा? 1000। अब वेट के नीचे है, आप चाहें तो इसको ऊपर ले जाए, इसलिए ये 1000 यहाँ ऊपर आ जाता है। समझ में आया? आया ना? तो फिर यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो गया? ये इसके नीचे वाला 1000 यहाँ पर आ गया, ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ये कब लगेगा? जब ये किस में होगा? ग्राम में, तो फिर 1000 ऊपर लगा देंगे। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, दिस इज मोलैलिटी। ठीक, चलिए अगले टर्म में आते हैं, मोलैरिटी। सेवन नंबर, मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है मोलैलिटी जैसे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ 1 लीटर आ जाएगा, डिफाइन कर लेते हैं यहीं पर। पर लीटर मतलब क्या कितना होता है? 1 लीटर। पर लीटर का मतलब कितना होता है? 1 लीटर प्रति 1 लीटर में। ये हो गया। यहाँ पर हमको सॉल्यूशन लेना है, ठीक है ना। ये अब मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन लीटर में ले रहे हैं, यानी उसका क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी? मोल पर लीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। यूनिट से पहचानेंगे मोल पर लीटर, यूनिट से पहचानेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा कंसंट्रेशन दिया है। ठीक है ना, मोल पर केजी दिया है, मोल पर ग्राम दिया है। मोल पर ग्राम कौन सा होगा? मोलैलिटी। ग्राम भी किसकी यूनिट है? मास की, है ना। तो मोल डिवाइडेड बाय मास है, मास की कोई भी यूनिट है, ग्राम है या कोई दूसरी यूनिट है, केजी है, तो मोल पर केजी, मोल पर ग्राम क्या चीज हो गई? मोलैलिटी। मोल पर लीटर मोलैरिटी। याद रहेगा ये यूनिट? ठीक है, इसके पहले की यूनिट्स भी आपको याद रहेंगे। स्ट्रेंथ का क्या होता है? स्ट्रेंथ तो आपको याद रखना ही रखना है, ग्राम पर लीटर। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका। फिर से इसको हम थोड़ा सा और इलाबोरेट कर लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप? मास अपॉन मोलर मास। तो इसको हमने लिख दिया दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एम नॉट लिखेंगे, सॉल्यूट के ही हमेशा मोलर मास निकाले जाते हैं, सॉल्यूशन के नहीं निकाले जाते। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, दोनों सॉल्यूट के हैं। पहले से क्या मौजूद है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यहां भी यही शर्त रहेगी जो मैंने मोलैलिटी में बताया आपको, कि अगर सॉल्वेंट का मास केजी में नहीं है तो आप पहले उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह यहां पर सॉल्यूशन अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो आप फट से पहले क्या करेंगे? उसको चेंज करेंगे। सॉल्यूशन हमेशा किस में होना चाहिए? लीटर में ही होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर के बजाय मिलीलीटर है तो उस मिलीलीटर को चेंज करिए। कैसे चेंज करेंगे? 1000 से डिवाइड, किसको? वॉल्यूम को। ये मिलीलीटर में है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, लीटर में हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं तो वो 1000 कहाँ लिख सकते हैं आप? ऊपर। इसमें कोई डाउट है? अभी जैसा मैंने इसके लिए बताया सेम टू सेम इसके लिए भी होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? बोलिए। 1000 मिलीलीटर, तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होंगे? ये 1000 कहाँ आएगा? इसके नीचे 1/1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर की जगह आप लीटर में क्या लिख सकते हैं? 1/1000 लीटर। तो ml की जगह आपने 1/1000 लीटर लिख दिया। ठीक है, समझ गया ये चीज? ठीक है, ये है अभी यहां पर लीटर में। लीटर में अगर मिलीलीटर में होगा तो हम क्या यूज करेंगे? ये मल्टीप्लाइड बाय 1000। कब? जब ये मिलीलीटर में होगा वॉल्यूम। ठीक है ना, तो इसको हम लीटर में चेंज कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। ये एक चीज हो गई। समझ में आया आपको यहां तक? अब इस एक फॉर्मूले से दुनिया भर के कैलकुलेशन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैंने मोलैरिटी बता दी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बता दिया, तो बताइए सॉल्यूट का मास कितना होगा? भाई सॉल्यूट का नाम बता देंगे तो आप मोलर मास तो निकाल ही लोगे ना, निकाल लोगे ना मोलर मास। जैसे मैंने ग्लूकोज बोल दिया, शुगर बोल दिया सॉल्यूट के रूप में, तो उसका फॉर्मूला आपको आता है। फॉर्मूला देख के आप मोलर मास तो निकाल लेंगे, तो गिवन क्वांटिटी हो गई। कितने लीटर का है? 1 लीटर, 2 लीटर, वॉल्यूम बता दिया है ना, मोलैरिटी आपको बता दी। तो क्या आप उस सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? इसी से एक फॉर्मूला ये डिराइव हुआ। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। यहां से अगर हमको वेट निकालना है किसी सॉल्यूट का, तो वेट कितना हो जाएगा? दिस इज मोलैरिटी, और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, लेकिन निकालने के एप्लीकेशन ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहां पर याद दिलाऊं। देखिए ये क्या चीज है? वेट या मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या चीज है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन दोनों को देखिए, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये सॉल्यूट का होता है, ये सॉल्यूशन का होता है। क्या आपको कुछ ये याद दिलाता है? क्या? हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, डेंसिटी। क्या याद दिलाता है? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बनाया था? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही बनाया था। दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। समझ में आया? यहीं से एक फॉर्मूला और हमारा तैयार हो गया। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्यों भाई? क्योंकि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? ये, अगर आपको याद आ रहा है तो। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ किसके बराबर हो गया? स्ट्रेंथ S इज इक्वल टू, दिस इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय, पूरा लिख लो एक बार, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का एक रिलेशन बन गया। दिस इज मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास हमेशा सॉल्यूट का ही निकाला जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया? आया? मेरे पास एक सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं जान रहा हूं, ठीक है, और उसमें कौन सा सॉल्यूट है ये भी मुझे पता है। तो सॉल्यूट का फॉर्मूला मैं जानता हूं, उसका स्ट्रेंथ मुझे पता है। क्या मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूं? कैसे? स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास कर देंगे, मोलैरिटी आ जाएगी। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरे पास किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, मोलैरिटी, तो क्या हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं? उस सॉल्यूट के मोलर मास से मोलैरिटी को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। ये चीज समझ में आया आपको? दिस इज मोलैरिटी, नोट करिए, ठीक है।